आज की इस वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, घातांक के नियम। तो घातांक नियम क्या होते हैं वो आपको देखना है, उनमें क्या क्या नियम लगते हैं, क्या क्या सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले जैसे इनका आ जाता है, अपन 8वीं क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 9वीं क्लास में हमें क्या करना होगा, प्रमेय संख्याओं के जोड़ भागी गुणा भागी का प्रयोग। तो सबसे पहले आपको जो पहला सूत्र है वो क्या कहते हैं, एक की घात n गुणा एक की घात m बराबर क्या होता है, एक की घात m प्लस n। इसका मतलब क्या होता है कि जब आधार तो समान हो, आधार क्या हो, समान हो, और यदि वो गुणा में हो, तो जो आधार से समान है उसकी जो घातें हैं वो क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ आधार कितना है, ये तो आप जानते हो ये संख्या के आधार है, ये इसकी घात है, इसका जितना उत्तर आता है वो उसका मान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो अब आधार और आधार दोनों का समान है, घात अलग है, वो किसमें गुणा में है, तो वो जुड़ती है। और जुड़ के नहीं जाएंगे, जैसे यहाँ 2 की घात 3 प्लस 4 बराबर 2 की घात कितनी जाएगी, 7 होगी। अब ऐसे जो दूसरा सूत्र है वो क्या कह रहा है कि एक की घात n बटा एक की घात m बराबर क्या होता है, एक की घात n माइनस n। ये कब जब n बड़ा है n से। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपको ये दे दिया 3 की घात 7 बटा 3 की घात 5। अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का आधार समान है, ये 3 की घात 7 माइनस 5 बराबर 3 की घात 2। अगर यही इस प्रकार से है, इसका दूसरा जो रूप क्या होता है, एक की घात n बटा एक की घात m बराबर 1 बटा एक की घात m माइनस n होता है। ये कब होगा, जब m बड़ा है किससे, n से। यहाँ पर हो अतः जैसे आपको ये प्रश्न ये दिया जाए कि 3 की घात 5 बटा 3 की घात 8। अब ये बात बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला तो n है और नीचे वाला m है। तो m नीचे वाला बड़ा है, इसलिए वहां क्या होगा, नीचे घटेगा, और इसमें क्या होगा, 1 बटा 3 की घात 8 माइनस 5 बराबर 1 बटा 3 की घात 3 जाएगा 3। अर्थात दोनों का कहने मतलब क्या है कि जब n बड़ा हो m से, तो वो क्या होगा, घात ऊपर घटेगी, और जब m बड़ा हो n से तो वो घात कहाँ घटेगी, नीचे घटेगी, और उसका उत्तर आएगा। अब अगला तीसरा जो सूत्र है वो क्या है, एक की घात n उसकी घात m बराबर क्या होता है, एक की घात n गुणा m। अर्थात कहने वाला जब घात पे घात हो, जैसे 2 की घात 5 और उसकी घात 3, तो अब क्या होगा, 2 की घात 5 गुणा 3 बराबर 2 की घात कितनी जाएगी, 15 होगी। अर्थात कहने वाला घात पे घात हो तो वो क्या होती है, गुणा होती है। तो अब 3 नियम क्या हो गया, जब इन्हीं दोनों का आधार समान हो, दोनों का आधार क्या हो, समान हो, और वो गुणा में है, तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ती हैं। अब उसके बाद में दोनों का आधार समान हो, वो भाग में हो, भाग में हो। अगर ऊपर वाला बड़ा हो तो ऊपर घट जाता है, और नीचे वाला बड़ा हो तो नीचे घट जाता है, होता है ना, भाग में घातें घटती हैं। अब जिस समय में बड़ी होगी उस समय में घट जाएंगी। तीसरा है, जब घात पे घात हो तो वो घातें क्या होती है, गुणा होती है। क्या होती है घातें, जैसे यहाँ 2 की घात 5 है और उसकी घात 3, यहाँ घात पे घात है, तो वो क्या होगी, 2 की घात 5 गुणा 3, अर्थात घात क्या होगी, गुणा होगी, और 2 की घात कितनी होगी, 15 होगी। ऐसे चौथा, किसी भी घात संख्या की घात अगर क्या हो, 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। किसी भी घात का मान क्या हो, 0 हो, चाहे यहाँ इतनी बड़ी संख्या क्यों न हो, जैसे यह 5 है उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही जैसे आपके पास ये दे दिया 12 उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा। अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है, और किसी भी संख्या के जितने एक घात होती है उसका ध्यान नहीं, जैसे 2 की घात 1 है तो उसका मान 2 है, 5 की घात 1 है तो उसका मान 5 है। लेकिन अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब अगला, आपको कोई भी घात दे दी जाए और उसको आपको कहा जाए कि धनात्मक में बदलिए,
जैसे आपको ये दिया एक ही घात माइनस है और उसमें क्या आपको इसको इसमें धनात्मक घात में बदल रही है, तो धनात्मक घात में कैसे बदलोगे, उसको नीचे ले जाएगा, अर्थात जो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे है तो उसको ऊपर, अर्थात इसका धनात्मक क्या हो जाएगा एक की घात है। अर्थात जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो जैसे 2 की घात माइनस 3, अब इसको कह रहा है धनात्मक है, धनात्मक मतलब प्लस में बदलो, तो प्लस में बदलोगे क्या होगा 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3। अगर ये ऐसे हो 1/- n, तो इसको ऊपर आओगे तो तब वो किस में बदल जाएगी, धनात्मक में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगी। जैसे आपको ये दे दिया 1/3 की घात -2, तो अब क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओगे तो वो प्लस की 2 हो जाएगी। अतः यहाँ कहने का मतलब क्या है, अगर घातों को धनात्मक में आपको बदलना है तो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे है तो उसको कहाँ ले आओ, ऊपर ले आओ, तो वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। ऐसे जो छठा सूत्र आपको ये कहता है कि a/b की घात ये n है, तो इसका मतलब क्या होगा a की घात n/b की घात n। अतः यहाँ दोनों के साथ कोष्ठ लगा घात लगी हुई है, तो वो घात एक ऊपर वाले की नहीं समझना, दोनों की घात होती है, ऊपर वाले की भी होती है और नीचे वाले की होती है। जैसे आपको ये दे दिया 3/4 है, 3/4 उसकी घात 5 दे दी, तो इसका मतलब क्या है 3 की घात 5 है और 4 की घात भी 5 है, और ये उसकी उल्टी प्रक्रिया करने पर भी सत्य होता है। उल्टा यानी ये है तो उसको इस रूप में बदल दो, अगर अलग अलग आते हैं तो उसको एक घात बना दो, अगर एक घात है उसकी तो उसको अलग अलग में खोल दो। तो इसी प्रकार जैसे अगर भिन्न ऐसे आपको दे दिया a/b उसी घात n दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो कोष्ठ का घात है तो इसका मतलब ये जो n घात है वो दोनों की घात है, न कि एक की है, अतः इसका मतलब क्या होगा एक की घात n गुणा b की घात n, ये होगा। तो अब ये इसका उल्टे प्रक्रिया भी है, अगर ऐसा आपको दिया तो उसको इसमें भी बदल सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है वो आपको ध्यान में रखने कि क्या पे प्लस होता है, कब माइनस होता है, घातों पर घात होती है तो क्या करते हैं, किसी घात 0 का मान होता है तो उसका मान कितना होता है, और घातों को धनात्मक और ऋणात्मक में जैसे बदला जाता है, तो धनात्मक कैसे बदलोगे, ऊपर है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। अब आपको कहते हैं ऋणात्मक बदलो, उसकी उल्टी प्रक्रिया करो, जैसे यहाँ ये प्लस में ये धनात्मक, अब ये इसका ऋणात्मक बदल दिया, ये धनात्मक में ये ऋणात्मक में ये इसको धनात्मक बदल दिया। तो जब आपको कहा जाए धनात्मक घातों को ऋणात्मक बदलो और ऋणात्मक को धनात्मक बदलो, तो ये प्रक्रिया करेंगे, और साथ में वो गाते हैं तो इस प्रकार से करो, इस प्रकार से अपन ये। तो अब हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया कि क्या 0, यानी जो पहला प्रश्न उसमें क्या कहते हैं कि क्या 0 एक प्रवेश संख्या होती है, 0 क्या है एक प्रवेश संख्या होती है या नहीं होती है, वो पूछ रहे हैं। अर्थात उसको प्रवेश संख्या मतलब उसको p/q के रूप में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो 0 आपको, तो आप इसमें पहले जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते होगे, हल में क्या आगे बताओगे, हाँ आज 0 1 में संख्या होती है, प्रवेश संख्या होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि 0 को हम 0/1 या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो प्रवेश संख्या आपने पढ़ी है कि प्रवेश संख्या किसे कहते हैं, कि वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हो जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसमें आप देखो q बराबर 0 है, तो सिर्फ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर चाहे कि कोई संख्या हो सकती है वो हो, तो इसलिए आप क्या है कि 0 क्या है प्रवेश संख्या है और जो q है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q बराबर 0 नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, इसमें दूसरे प्रश्न में क्या कहा है कि 3 व 4 के मध्य की 6 प्रमेय संख्याएं लिखिए, 3 व 4 के मध्य की 6 प्रमेय संख्याएं लिखिए। अब ये प्रमेय संख्या लिखना 8वीं क्लास में भी आया था आपके कि कोई दो संख्या के बीच की प्रमेय संख्या ज्ञात करो, तो वो भिन्नों के रूप में और दोनों रूप में आया था, वो दोनों रूप आप यहाँ भी दिए जा रहे हैं। तो अब अपन
एक तो वहां जो आगे में आया था वो कौन सी आई थी, माध्य विधि से, जिसे तो अपन ने लिखा था कि दो प्रमेय संख्याओं के मध्य की संख्या बराबर प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2, उसे अपन निकालते थे। जो आगे में आया था उसमें क्या कहा जाता था, आपको बाकायदे कहा जाता था कि दो प्रमेय संख्याओं के मध्य की 5 प्रमेय संख्या माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। अब माध्य विधि का मतलब माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2। अब यहाँ पे उनको माध्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और अन्य अपने दो से वैकल्पिक विधियों से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन एक तो माध्य विधि से ज्ञात करें तो वो तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले लिखेंगे 3 व 4 के मध्य की प्रमेय संख्या। तो आप क्या करोगे, आप ही दोनों को जोड़ करके दोनों का भाग लगा दो, तो 3 + 4 बटा 2, 3 + 4 बटा 2, क्यों क्या कि सूत्र ये कहता है कि प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2, ये बात हो गया। अब आदमी क्या आ गया 7 बटा 2, क्या हो गया 7 बटा 2, तो ये ना 3 और 4 के बीच की एक तो आ गई। अब ऐसे यहाँ पे एक उत्तर ये आ गया, जिन दो संख्या तो ये है ही, एक उत्तर ये आ गया। अब इनमें से आपको इसको और वो 7 बटा 2 को ले लोगे, उन दोनों को जोड़ के उसका मान निकालोगे, फिर और अब ये 7 बटा 2 जो आई उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, ऐसे बार बार करते जाओ। कितनी बार करना है आपको, कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है। तो जैसे अब अगला मैं लिख रहा हूँ 3 व 7 बटा 2 के मध्य की प्रमेय संख्या बराबर है 3 + 7 बटा 2 बटा 2। अब किसके मध्य लिखाऊंगी बार 3 और 7 बटा 2, क्यों 7 बटा 2 के इनके बीच की तो है, 7 बटा 2 मतलब 3.5 है, 3.5 है। अब 3.5 और इसके 7 यानी 3 और 3.5 के बीच की निकाल रहे हैं। अब वो निकालोगे इसका कैसे निकालोगे, आगे इन दोनों का ऊपर रख लोगे, तो यहाँ कितना है इसके नीचे 1 है। अब 1 और 2 का लग दो, 2 आ गया, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 3 से बनाएगा तो 6। अब 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 7 से बनाया तो 7 बटा 2। अब इसके बाद ऊपर टोटल कितना हो गया 13 बटा 2 बटा 2। अब जो मेन बटा ये है उसको आप गुणांक बदल दो। अब इसको गुणांक बदलो, इसलिए 2 के नीचे क्या है 1 तो है ही, आगे इस मेन बटा को गुणांक बदलो 13 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, बराबर आ गया 13 बटा 4, क्या आ गया 13 बटा 4। तो दूसरी ने 3 और 4 के बीच की संख्या प्रमेय संख्या क्या आ गई है 13 बटा 4। अब आगे लिखो, तब आगे कर लो 7 बटा 2 व 13 बटा 4 के मध्य की प्रमेय संख्या। तो आप वही क्या करोगे 7 बटा 2 प्लस 13 बटा 4 बटा 2, अर्थात वही प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2, वही सूत्र पर प्रयोग करें अपन। अब के बाद प्रथम संख्या कितनी है 7 बटा 2 है, 13 बटा 4 दूसरी संख्या। अब वो कहां से आए हुए थे समझ रहे आप, कि पहला जो अपन उत्तर प्राप्त किया वो और पहली संख्या, अब बाद में दूसरे के लिए जो उत्तर प्राप्त किया और जो वो संख्या है वो चली दो संख्या वो लेते जा रहे। अब यहाँ दोनों को जोड़ा तो वही ऊपर वाले का लग दो, फिर आ गया 4 आ गया, फिर आ गया 4। अब 2 का भाग 4 में 2 के 2 बार, 2 को 7 से बनाना तो 14। अब 4 का भाग 4 में 2 के 1 बार, 1 को 13 से बनाना तो कितना जाएगा 13 बटा 2। अब वो ऊपर वाले जोड़ा कितना आ गया 27 बटा 4 और वही 2। अब जो ये मेन बट्टा है उसको बाद जितने कैसे बदलोगे गुणा में बदलोगे, तो गुणा में बदलो तब 2 के नीचे के लेना आपको ही लेना है। अब 27 बटा 4 गुणा 1 बटा 2 लग जाएगा 27 बटा 8। ये कौन सी आ रही है, यानी तीसरी प्रमेय संख्या आ चुकी है। अब उसके बाद वो यहाँ पर क्या करेंगे 13 बटा 4 व 27 बटा 8 के मध्य की प्रमेय संख्या। 13 बटा 4 में 27 बटा 8 के 27 बटा 8 से जो उत्तर आया था आगे से आगे पहले 3 और इसके बीच की निकाली, अब इनके बीच की निकाली, अब इनके बीच की याद करें, तो वो आगे से आगे अपना मान करती जाएगी। तो वही क्या करेंगे 13 बटा 4 प्लस 27 बटा 8 बटा 2, बताओ प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2 हो गया। अब इसका वही लघुत्तम लोगे, लघुत्तम कितना आगे 8 आगे, 4 का भाग 8 में दोगे 2 बार, 2 को 13 से बना लोगे 26, 8 का भाग 8 में
दोगे एक बार, एक को 27 गुणा 2 27 बटा नीचे 2 है। आज 26 और 27 में हो गए 53 बटा 8 बटा 2। अब वही इसमें बटा गुणा बदल लो, तो गुणा बदल के नीचे 2 के नीचे 1 ले लो। अब 53 बटा 8 गुणा 1 बटा 2 बराबर 53 बटा कितना हो जाएगा 16। ये आगे की कौन सी आ गई, चौथी आ गई। अब और कौन सी निकाले में, पांचवी। तो पांचवी निकाले वो क्या करेंगे 27 बटा 8 वे आगे वाली कौन सी है 53 बटा 16 के मध्य की प्रमेय संख्या। तो वे अपन क्या लिखेंगे 27 बटा 8 प्लस 53 बटा 16 बटा 2। अब वो इनके लघुगम लेंगे, लघुगम क्या जाएंगे 16, लघुगम आगे 16 आगे 8 का भाग 16 ने दिया 2 बार, 2 को 27 बनाया 27 गुणा 54। अब 16 का भाग 16 दिया एक बार, 16 का भाग 16 दिया एक बार। आवे तो गलत हो गई। तो अगला अपन अबे वो किसके निकालेंगे 27 बटा 8 हुए 53 बटा 16 के मध्य की निकालेंगे। तो वो क्या जाएगा 27 बटा 8 प्लस 53 बटा 16 बटा 2 अर्थात पहली संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2। अब इन दोनों 8 और 16 का लो तो ये 16 आ गए। अब 8 का भाग 16 में दिया 2 बार गया, 2 को 27 गुणा 27 गुणा 54। अब 16 का भाग 16 दिया एक बार, 1 को 53 से गुणा किया तो क्या जाएगा 53। आप दोनों का जोड़ लिया नीचे बटा 2 है तो दोनों जोड़ लिया कितना हो गया 107 बटा 16 बटा 2। अब वो इसको क्या करेंगे अपने, क्या कर लेंगे इसका जो एक बार ये नहीं है जो मान बटा ये है अर्थात मान बटा ये इसका क्या भाग है, इस भाग को गुणा में दोगे तो गुणा में दोगे क्या जाएगा 107 बटा 16 गुणा 1 बटा 2। अब भाग क्या जाएगा 107 बटा इन्हीं कितना जाएगा 32, कितना जाएगा 32। तो ये कौन सी हो गई है पांचवी संख्या। अब ऐसे आपको छठी संख्या निकालोगे तो छठी संख्या किसके बीच में 53 बटा 16 और 107 बटा 32 की। तो आगे क्या लिखोगे 53 बटा 16 व 107 बटा 32 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर कितनी आ जाएगी वही 53 बटा 16 प्लस 107 बटा 32 बटा 2 अर्थात प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटा 2। अब वो इसके लघुगम लोगे, लघुगम वाले क्या जाएंगे 32 होंगे 32। अब 16 का भाग 32 में 2 बार, 2 को 53 से गुणा किया तो 106। आप 32 का भाग 32 में दिया एक बार, 1 को 107 से गुणा तो 107 बटा नीचे 2 है। अब आगे वही इन दोनों का टोटल करो फिर आगे 213 लगेगा 213 तो 213 बटा 32 बटा 2। अब इस 2 के नीचे एक लेते हैं उसको जो मैन बटा भाग है उसको गुणा मत दो तो 213 बटा 32 गुणा 1 बटा 2। अब इसका जो अलावा वो क्या आ जाएगा 213 बटा 32 दोनों 64। तो ये कौन सी आ गई छठी संख्या। अब वो जो पांच यानी 6 संख्या आपको पूछी थी कि पहली आ गई 7 बटा 2, दूसरी 13 बटा 4, तीसरी 27 बटा 8, चौथी 53 बटा 16 और पांचवी 107 बटा 32 और छठी 213 बटा 64। ये आ गई एक तो तरीका ये है। अब दूसरा इसका जो तरीका सरल सा तरीका है वो भी अपन कर देखेंगे। तो वो क्या है वो देखो प्रत्येक प्राय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। ये तीन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है? चालू कर दिया? चलो पर्सन लो ना कितना होते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आपको ये कहा गया है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है या असत्य? अपने कार्ड से लिखिए। तो पहली बात आपको कह रहा है यहाँ कि प्रत्येक प्राक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राक संख्या वो क्या होती है कि पूर्ण संख्या होती है। तो अब वो सत्य है या असत्य उसके लिए जानने के लिए देखोगे तो ये होगी प्राक संख्या। और प्राक संख्या को आपको समुच्चय क्या बताया था? 1 2 3 4 और दूसरा था पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का जो समुच्चय वो क्या होता है? 0 1 2 3 4। अब ये आपको यहाँ बात ये बता रहा है कि प्रत्येक प्राक संख्या अर्थात ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है अर्थात ये संख्या। अर्थात जब आप देखोगे तो यहाँ कहा जा रहा है उसका पूरा का पूरा मान इसमें समाहित है अर्थात उसके पूरे मान समाहित है तो वो बात सत्य है। अगर ये पूरा इसमें समाहित नहीं तो वो असत्य। तो आप यहाँ क्या कहोगे कि ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्राक संख्या के संपूर्ण मान पूर्ण संख्या में विद्यमान होते हैं। बताओगे तो आप यहाँ उत्तर में क्या लिखोगे? पहले में अगर ऐसे समुच्चय लिख लोगे जिससे आपको पता चल जाएगा। आप उसके बाद में यहाँ लिखोगे हाँ ये है कथन, ये कथन सत्य सत्य है। अब क्यों है तो वो बताओगे क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का मान पूर्ण प्रत्येक प्राक संख्याओं का मान पूर्ण संख्याओं में विद्यमान होता है। आप देख रहे हो कि ये सारी संख्या वो सारी संख्या में। अगर इस बात को उल्टा कहता तो वो कर दो। जैसे आपको यहां कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राक संख्या होती है तो वो कथन सत्य होता है। क्यों होता है कि ये तो इस साइड में होता है, ये इस साइड में, तो आप यहाँ उसमें जीरो नहीं मिलता, उसमें तो जीरो भी है, तो उसमें जीरो नहीं मिलता ना, तो सारे मान उसमें विद्यमान नहीं होते। तब आप अगर इस कथन को उल्टा लिख दिया जाएगा तब आप क्या कहोगे? ये कथन असत्य है। और असत्य का आंसर दोगे कि क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या का मान प्राक संख्या में विद्यमान नहीं है। किसका कौन नहीं है? जीरो नहीं है। जीरो नहीं होता ना, तो यानी प्राक संख्या में जीरो नहीं होता। अब ऐसे दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो वही दूसरे दिन आप करोगे। पहले पूर्णांक के बाद आई तो पूर्णांक के बराबर, तो पूर्णांक संख्या को आपको समुच्चय क्या बताया था? -2 -1 0 1 2 3। और दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वही w बराबर 0 1 2 3 4। आप ये बताओ आप कि ये कथन सत्य है या असत्य है? इनका मान उसमें विद्यमान है नहीं, तो विद्यमान नहीं है। यहाँ से इतने में मान विद्यमान है, बाकी इन्हें ऋणात्मक मान वो उसमें नहीं है। तो आप यहाँ वो लिखोगे नहीं ये कथन सत्य नहीं है। क्योंकि अब वही बात लिखोगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक का मान पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक का मान पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं है। अर्थात आप देखो ये मानेंगे -1 -2 -3 उसमें होते हैं नहीं होते, उसमें सारे धनात्मक मान होते हैं। 0 से 16 तक धनात्मक मान होते हैं। तो आप क्या बताओगे? यहाँ क्या लिखोगे? ये नहीं ये कथन सत्य नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो यहाँ क्योंकि प्रत्येक, अब वो जहाँ यहाँ बात आ गई, प्रत्येक पूर्णांक का मान या पूर्णांक संख्याओं का मान पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं होता है, तो वहां नहीं बोला। अब अगर ऐसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो तीसरे में प्रत्येक परिमेय संख्या, तो आप जानते हो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे 3/4 है,
माइनस का 2/5 है, 7/3 है। ये तो क्या हुई परिमेय संख्या, परिमेय। तो ये क्या है परिमेय संख्या है। ऐसे कितनी हो सकती हैं। और अगला कौन सा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में वही डब्ल्यू वाली बात है, 1 2 3 0 1 2 3 4 ये। तो अब आप देखो कि ये जो मान है वो उसमें विद्यमान हो सकते हैं, यानी ये तो सारे हैं, प्लस वाले तो हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो माइनस की परिमेय संख्या तो माइनस की हो सकती है। यानी जैसे परिमेय संख्या सब है माइनस का 2/3 यानी माइनस का 7/5 सारी होती है, लेकिन ये प्लस वाले तो उसमें मिल जाएगी, लेकिन माइनस वाली नहीं मिलेगी, माइनस वाली नहीं मिलेगी। इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। और वही बात ध्यान कर लिखोगे नहीं ये कथन असत्य है। अब क्यों है, अब दो बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी पूर्ण संख्या में विद्यमान नहीं होती। अब कौन सी नहीं होती है, ऋणात्मक वाली नहीं, धनात्मक वाली तो सब होती है। धनात्मक जैसे इनको मैं बता दो 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 और इनके बीच की भी आएंगी, ये 7/3 है 2/5 उनमें बीच में आ जाएंगी। तो यानी धनात्मक तो उसमें होती है, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए ये कथन क्या है सत्य है। आप कौन सा कथन